हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रॉन। आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ओके, ये है ट्रायो सीरीज। सबसे पहले तो वेलकम टू ट्रायो सीरीज। अब ट्रायो सीरीज क्या है? ट्रायो सीरीज का मतलब है कि 3 वीडियो में आपके पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। स्टार्टिंग की जो 2 वीडियो होगी उसमें पूरा चैप्टर कवर होगा, और जो थर्ड वीडियो आती है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवा देते हैं। फिर चाहे आप सीबीएसई का एग्जाम दो, आरबीएसई बोर्ड दो, एमपी बोर्ड दो, या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड दो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यू आप सॉल्व करो, आपको भरपूर नॉलेज होगी और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। ये है पार्ट 2 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का। अब जिसे पार्ट 1 देखना है वो प्लेलिस्ट में जाए। प्लेलिस्ट की लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लियर है? तो ट्रायल सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लास्ट लेक्चर के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक है, वो भी जरूरी है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मार्कर ऑन करने दीजिए आप। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 13 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। हमने बोला था कि सनलाइट होती है, और सनलाइट जब आएगी, यूवी रेज जब आएगी, ये जो ट्री है इसमें होती है लीफ। ओके, और इस लीफ में, इस पत्ती में एक ग्रीन कलर का पार्ट हमने पढ़ा था जो कि क्लोरोफिल था, और उसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिएक्शन देखी थी फिर हमने कि 6CO2 12H2O, और ये 6 क्यों लिखा? ताकि रिएक्शन बैलेंस हो जाए। ओके, तो 6CO2 12H2O, लाइट, क्लोरोफिल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, और ग्रीन कलर का पार्ट जो कि क्लोरोफिल है वो भी चाहिए। तब जाके हमारा प्लांट जो है फूड बनाएगा। और फूड क्या होता है प्लांट का? ग्लूकोज, C6H12O6। क्लियर है? ये हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी, काफी डिटेल में बात करी थी हमने। तो अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर। देखो, उसके बाद फिर मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया था आपको, जिसमें आपको मैंने डिफरेंट साइंटिस्ट बताए थे, जैसे जोसेफ क्रिस्टले, जैन इंडियनाउस। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जूलियस वॉन सेक, एक एंजलमैन इंपॉर्टेंट है, वैन नील भी इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर अपन ने देखा था क्रिस्टले साहब का एक्सपेरिमेंट, जो जोसेफ क्रिस्टले था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एक कैंडल रखी थी। ठीक है, एक बार समझ ही लो इसको क्योंकि जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब इस कैंडल में से CO2 रिलीज हो रही है। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडल बर्न हो रही है तो CO2 छोड़ रही है। ठीक है, जब मोमबत्ती आप जलाओगे तो उससे धुआं निकलेगा, वो धुआं क्या है? CO2। अब CO2 निकल तो रही है, और ये जो यहाँ पे माइस बिठा रखा है, चूहा जो आपने यहाँ पे लगा रखा है, अब ये चूहे को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब इसे ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन लेके क्या निकाल रहा है? ये चूहा जो है ये भी CO2 निकाल रहा है। ठीक है, और ये कंटेनर बंद है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? CO2 बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से CO2 निकल रही है और O2 तो आने के चांसेस है नहीं। तो धीरे धीरे इसके अंदर ऑक्सीजन जो है खत्म हो जाएगी, और सिर्फ क्या रह जाएगी? CO2 रह जाएगी। अब CO2 रह जाएगी तो ये तो मर जाएगा चूहा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रह गई। हमें सांस अगर नहीं मिलेगी तो हम भी मर जाएंगे, वैसे ही चूहा भी मर गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो, ये मर गया और कैंडल भी बुझ गई। कैंडल क्यों बुझी? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कभी भी आग नहीं लगती। ये बात ध्यान रखना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कभी भी आग नहीं लगती। ठीक है, आग लगाने के लिए हवा चाहिए। क्या बात? ठीक है, अब देखिए इधर, यहाँ पे कैंडल बर्न हो रही है, और ये कैंडल जो है CO2 रिलीज कर रही है। पर यहाँ पे है लीफ, और लीफ क्या करती है? लीफ CO2 ले लेती है। आपको पता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो इसने CO2 ले ली जो कैंडल से निकली थी, और इस ट्री ने ऑक्सीजन दी अंदर के अंदर। तो ये ऑक्सीजन जो है ये माइस लेगा, ये, और जैसे ही माइस लेगा ये जिंदा रहेगा। तो जब आप एक प्लांट रखोगे इसके साथ, तो माइस जो आप देख सकते हो जिंदा है। ठीक है, और यहाँ पे बेचारा गिर गया, मर गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 बढ़ गई थी, यहाँ पे CO2 बहुत ज्यादा हो गई थी, ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं था। दैट्स व्हाई। तो ये सब लास्ट लेक्चर की बातें बेटा, जो मैं आपको 5 मिनट के अंदर रिकॉल करवाता हूँ।
हर बार जब भी पार्ट 2 में पढ़ाता हूँ किसी भी चैप्टर का, तो मैं रिकॉल पे भरोसा रखता हूँ, क्योंकि एक बार थीम सेट होनी चाहिए माइंड में कि हमने क्या क्या पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट हमने देखे थे कुछ और साइंटिस्ट, ये रहे, वो नाम दे रखे हैं आपको, हील, कैल्विन, हेसेंसलेक। ओके, ये हेसेंसलेक तो इंपॉर्टेंट भी है। नाउ नेक्स्ट साइट फॉर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल में होती है, मैंने आपको बता दी, मोस्टली लीव्स में। और लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल, देखो ये सब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, फिर अपन ने देखा था डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए सेक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमने क्लोरोप्लास्ट के एक सेक्शन को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था, अच्छे से हमने डिटेल स्टडी करी थी। हमने देखा था एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, लैमेली, ग्रेना। देखो ग्रेना इस तरह से होते हैं। बेसिकली बेटा आपको नाम याद रखने हैं इन सब के, क्योंकि कभी डायग्राम दे देगा और आपको बोलेगा कि नोमेनक्लेचर करो। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखे हैं ये छोटे छोटे जो दे रखे हैं, ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं, ये राइबोसोम। और अगर इसी को बड़ा बड़ा के दे दूं मैं, ये लिक्विड ड्रॉपलेट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको लैबलिंग आनी चाहिए। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शायद नामांकन करना। ठीक है, जो भी बोलते हैं, तो आपको लैबलिंग आनी चाहिए। लैबलिंग इंपॉर्टेंट है, लैबलिंग से क्वेश्चन आता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर दे लो, अगर अच्छा क्वेश्चन बनता है तो लैबलिंग से बनता है। फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ के गए थे, लाइन टू लाइन रट के गए थे और हमारा फिर भी क्वेश्चन गलत हो गया। हम डायग्राम देख के जाओ ना यार, डायग्राम क्यों छोड़ते हो? डायग्राम मत छोड़ो, जब तुम कुछ नहीं छोड़ रहे तो तुम डायग्राम पे मत छोड़ो। मैं तो ये तक कहूंगा कि एनसीईआरटी के तो ये फिगर में जो भी लाइन लिखी होती है ना, इसको भी देख के जाओ तो, क्योंकि यहाँ से फिर ये दे देंगे कौन सा माइक्रोग्राफ है, कुछ भी दे सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलो, फिर हमने देखा था क्लोरोफिल ए, डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते थे, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये रहा कैरोटेनॉइड, वेट अ सेकंड, ओके, ये कैरोटेनॉइड, ये ज़ैंथोफिल, ये क्लोरोफिल बी, ये क्लोरोफिल ए। ओके, इस तरह से हमने देखा था। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था बच्चों लास्ट लेक्चर में। मैंने आपको बोला था ये है पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, छोटे छोटे पिगमेंट मॉलिक्यूल, और यहाँ से एरो जा रहा है, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर है आपका, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये है आपका प्राइमरी एक्सेप्टर, ये है आपकी रिएक्शन सेंटर, ये आपके इतने सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल मैंने दिखा रखे हैं, और ये फोटोन, फोटोन का मतलब लाइट। ओके, तो ये सब लास्ट लेक्चर की बात है, आगे देखते हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था PS1 की हमने बोली थी लेंथ P700, PS सेकंड की P680 होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि PS1 की होती है 700 नैनोमीटर, फाइव में लिखोगे नैनोमीटर में, और PS सेकंड की होती है 680। ऐसा याद रखना, 20 का रुपए कम कर देने, ऐसे याद रखना, 20 रुपए या 20 नैनोमीटर कम कर देने, जैसे भी आपको याद रखना हो। 20 रुपए से याद रहता है, क्योंकि दोस्त से उधार लिए हैं यार, 20 रुपए वापस दे दे, तो वो 20 रुपए तो छोड़ो, 2 रुपए देता है आजकल। ठीक है, तो उधार मत दिया करो। चलो, तो PS1 700 नैनोमीटर, PS सेकंड 680 नैनोमीटर। उसके बाद हमने देखा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। देखो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पे दो फेज होती है, एक तो फोटोकेमिकल फेज, एक होती है बायोसिंथेटिक फेज। वापस बोलो, फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक, फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक। तो यहाँ पे दो तरह की फेज होती है, फोटोकेमिकल, बायोसिंथेटिक। अब जो फोटोकेमिकल फेज होती है ये होती है लाइट रिएक्शन, और जो बायोसिंथेटिक फेज होती है ये होती है डार्क रिएक्शन। सो अगर आपको कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज को हम कहते हैं, और फोटोकेमिकल फेज एक फेज है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का। और लाइट रिएक्शन में होता क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक तो पानी टूटता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और लाइट का एब्जॉर्प्शन, नाम क्या है? लाइट रिएक्शन। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, पानी यहाँ पे टूटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज होगी और एटीपी यहाँ पे फॉर्म होगा।
आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन जो है रिलीज होगी, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और NADPH का भी फॉर्मेशन होगा। ये सब फोटोकेमिकल फेज या फिर आप बोल लो लाइट रिएक्शन में होगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद बात करें बायोसिंथेटिक फेज की, तो बायोसिंथेटिक फेज आप बोल सकते हो डार्क रिएक्शन, इट इज लाइट इंडिपेंडेंट। अब देखो नाम क्या है, डार्क। डार्क मतलब अंधेरे में, तो लाइट से तो इंडिपेंडेंट रहेगा, लाइट पे तो डिपेंड ही नहीं रहेगा ये। तो देखो मैंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट, लाइट पे डिपेंड नहीं है। क्लियर है? सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल, और यहाँ पे फूड मटेरियल बनता है जो शुगर वगैरह। अब आपको मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि 1-2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो क्या होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल। हाई एनर्जी केमिकल के बनने को, उसकी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। हाई एनर्जी केमिकल से क्या मतलब है मेरा? जैसे एटीपी, NADPH, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल, एग्जांपल ATP, NADPH। चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, PS सेकंड, PS फर्स्ट। ओके, देख लेना एक बार लास्ट लेक्चर। आगे चलते हैं आज। ये साइक्लिक भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये नॉन साइक्लिक और जेड स्कीम भी हमने देखा था। अब यहां से स्टार्ट करेंगे आज हम स्टार्ट करेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। और बात करूं पूरे चैप्टर में, अगर दूसरा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बड़ा वाला अच्छे मार्क्स का, तो ये बनेगा कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो ध्यान से सुनते जाओ। देखो, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने समझाया था कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी जो बन रही है, जो एटीपी बन रही है वो किस मैकेनिज्म से बन रही है, किस मैकेनिज्म से बन रही है, मैकेनिज्म। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। तो देखो, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ये दिया था पीटर मिचेल ने। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ने क्या एक्सप्लेन किया था? इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि एटीपी जो बन रही है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, वो किस मैकेनिज्म से बन रही है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, वेट। Chemosmotic hypothesis explain the mechanism of ATP synthesis in chloroplast. Okay, मैकेनिज्म बता रहा है कैसे एटीपी जो है बन रही है क्लोरोप्लास्ट। इन फोटोसिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी एटीपी सिंथेसिस होती है, सबसे पहली बात तो एटीपी सिंथेसिस के मैकेनिज्म को बताया था कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस ने। और कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस ये दिया किसने था? ये दिया था पीटर मिचेल। तो इन्होंने बोला कि जब एटीपी सिंथेसिस होती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आता है। देखो, एटीपी सिंथेसिस, यहाँ पे देखो, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, यहाँ पे देखो, वेट ए मिनट, मेरा मार्कर, linked to development of a proton gradient across a membrane. The electron are accumulated inside membrane. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे एटीपी सिंथेस होता है, बनता है, तो उसके दौरान जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। नाउ व्हाट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे मान लो एक तरफ बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल और एक तरफ बहुत कम मॉलिक्यूल, तो ज्यादा से कम अपने आप मॉलिक्यूल ट्रांसफर कर लेंगे, इसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एटीपी सिंथेसिस होता है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आता है। तो देखो चेंज किस तरह से आता है, यहाँ पे लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं थैलेकोइड की इनसाइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, उसे हम कहेंगे ल्यूमन। तो ल्यूमन में इलेक्ट्रॉन जो है डिपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, जब भी एटीपी सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल में,
जब भी एटीपी सिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है क्लोरोफिल में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आता है। और चेंज कुछ इस तरह से आता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्यूमुलेट हो जाते हैं इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकोइड, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। ओके, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ATPase has a channel that allow diffusion of proton back across the membrane। और यहाँ पे फिर एक चैनल रहता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच गए तो एक चैनल रहता है जिसका नाम है, क्या नाम है बताओ? ATPase। अब नाम से पता लग रहा ATPase, तो भैया ATP लेके ही चलेगा ये चैनल, बिना ATP के ये चैनल नहीं चलेगा। ठीक है, तो ATPase is a channel that allow diffusion of proton back across the membrane। This release energy to activate ATPase enzyme that catalyze the formation of ATP। ये यहाँ से यहाँ तक काफी इंपोर्टेंट है, आपको सारी थ्योरी ध्यान रखनी है। और जब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्ड लिखोगे तो उसको समझाते हुए भी चलना, ताकि आपका आंसर जो है बड़ा होता जाएगा। और इसके साइंटिस्ट का नाम भी आपको ध्यान रखना, पीटर मिस्चर। ठीक है, चले आगे। अब देखो यहाँ पे काफी अच्छे से आपको बता रखा है। देखो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस थ्रू कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोसिस के हिसाब से कैसे एटीपी जो है सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे आपको बता रखा है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ देखिए एटीपी सिंथेस। ठीक है, एटीपी सिंथेस मतलब एटीपी बनाने वाला। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी सिंथेस? मैं आपको अलग अलग टर्म क्लियर करता हूँ। एटीपी सिंथेस मतलब एटीपी बनाने वाला, फॉर्मिंग वाला। ठीक है, एक होता है एटीपेस, एटीपी का यूज करने वाला। ठीक है, एक होता है एटीपी सिंथेस, जो एटीपी सिंथेस होता है एटीपी बना रहा है, और जो एटीपेस है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है देखो आपको एटीपी सिंथेस। अब यहाँ पे क्या होगा? एडीपी आएगा। एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाई, डाई मतलब दो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, उसके साथ एक फॉस्फेट आता है। तो अब डाइफॉस्फेट था, एक फॉस्फेट और साथ में जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही तो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। तो देखो यहाँ पे एटीपी बन गई। ठीक है, अब इस तरह से ये चलता है। यहाँ पे देखो ये CF2 दिखा रखा है आपको, और यहाँ पे ये निकाल रखा है। और यहाँ पे देखो आप हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट से लो की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये स्ट्रोमा बना रखी है, ये ल्यूमन है। मैंने आपको बोला था ल्यूमन में H+ बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ये ल्यूमन है। ठीक है, और यहाँ पे साइकिल चल रही है, साइटोक्रोम BF6 यहाँ पे बता रखा है। ये देखो ये PS1 है जिसका P700 है सॉरी, ये PS सेकंड है जिसका P680 है। ठीक है, सनलाइट यहाँ भी आ रही है, सनलाइट यहाँ भी आ रही है। इस तरह से ये चलती रहती है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, एक तो उसकी नेमिंग, जो भी इसका नोमेनक्लेचर है, मतलब जो भी लैबलिंग हो रखी है यहाँ पर। और एक आपको ध्यान रखना है एटीपी सिंथेस, एटीपेस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, H+ कहाँ ज्यादा रहेगा कहाँ कम रहेगा। ये देखो यहाँ पे एक चीज और, प्लास्टोक्विनोन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इनका काम, और यहाँ पे देखो जब PS सेकंड चलता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या क्या होता है वहाँ पे चेंजेस, वही चेंजेस यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर देखो और फिर इसको समझने की कोशिश करो। मेनली तो आपको लेवलिंग याद रखनी। ठीक है, और जब कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस अगर आपके 11th में आता है लिखने के लिए थ्योरेटिकल, तो आपको ये डायग्राम जरूर बना के आना, क्योंकि अगर ये डायग्राम बनाओगे और ये वाला पैराग्राफ लिख दोगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का, तो फिर नंबर आपके, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। चलो C3 साइकिल की बात करेंगे, बायोसिंथेटिक फेज इन C3 प्लांट। C3 प्लांट जो होता है बेटा, दुनिया का सबसे थर्ड क्लास और घटिया प्लांट होता है। C3 थर्ड क्लास प्लांट, देखो नाम से पता लग रहा है, 3 थर्ड क्लास। ठीक है, तो ये है C3 प्लांट वन। अब ये बेचारा बेइज्जत हो गई, इसकी बेइज्जती हो गई, थर्ड क्लास घटिया बोल दिया मैंने, रो रहा है। ठीक है, इसका क्या नाम है? C3 प्लांट। चलो अब यहाँ पे देखो, आप ऊपर ही ऊपर, ATP and NADH the product of light reaction are used in the synthesis of food। जो ATP और NADH बना था लाइट रिएक्शन से, एक बार मैं दिखा के ले आता हूँ आपको।
ये देखो यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल वाली जो मैंने आपको बताई थी, मार्कर घूम जाता है ऐसे, देखो मिल जाएगा। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है, देखो बोली थी मैंने लाइट रिएक्शन, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे एक तो एटीपी बन रहा है, ये दिख रही है आपको एटीपी, और एक मैंने बोला था आपको NADPH बन रहा है, ये बन रहा है आपको दिख रहा है, तो ये दोनों बन रहे हैं लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब ये यूटिलाइज होंगे भैया, यूटिलाइज होने का टाइम हो गया, इनका बलिदान का टाइम आ गया। देखो C3 प्लांट में बता रहा हूं मैं कि ATP एंड NADH द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन आर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ फूड। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट था वो फूड बनाने के काम आया। द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट्स इन C3 प्लांट इज 3PGA। ये जो लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 3PGA। क्या बोलेंगे? 3PGA। तो यहाँ पे मैंने बोला कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन, पहली बार जो CO2 फिक्सेशन होगी C3 प्लांट में, उसका प्रोडक्ट बनेगा 3PGA, या फिर आप बोल लो फोस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलोगे? फोस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड, या फिर मैंने बोला देखो PGA। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है। द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज RUBP। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि C3 प्लांट में जो CO2 एक्सेप्टर है वो कौन है। आपको याद रखना है RUBP, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोस बिसफॉस्फेट। ओके, तो राइबोलोस बिसफॉस्फेट इज द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन C3 प्लांट। क्लियर है? And ATP and NADH, the product of light reaction, are utilized in C3 plant. Okay, for the synthesis of food. The first CO2 fixation is C3 plant, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो है 3-फोस्फोग्लिसरिक एसिड। ये सब बातें याद रखनी है कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन पे प्रोडक्ट आता है 3PGA, फर्स्ट CO2 जो एक्सेप्टर होता है वो होता है RUBP, ATP और NADPH जो लाइट रिएक्शन में बनी थी वो यूटिलाइज होगी अब इधर, क्यों? फूड बनाने के लिए। क्लियर है? चलो, द साइक्लिक पाथ ऑफ शुगर फॉर्मेशन इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। ठीक है, ऑन द नेम ऑफ मेल्विन केल्विन द डिस्कवर पाथवे केल्विन साइकिल प्रोसेस इन 3 स्टेज। अब यहाँ पे 3 स्टेज में होती है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा नाम पूछता है आपको कि पहले कौन सी स्टेप होती है, फिर कौन सी होती है, और लास्ट में कौन सी स्टेप होती है। ठीक है, तो आपको सीधी सीधी स्टेप का नाम याद रखना है। देखो, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था मेल्विन केल्विन, ये दिशा पाटनी जो आजकल ऐड करती है केल्विन वेल्विन का, ये अपने मेल्विन केल्विन भैया ने कब से कर रखा है। ठीक है, तो मेल्विन केल्विन ने कब से ऐड किया हुआ है, ये तो आज कर रही है दिशा पाटनी, तो केल्विन भैया तो कब से फेमस है। देखो, इन्होंने क्या बोला कि जो केल्विन साइकिल है वो 3 स्टेज में चलेगी। पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? CO2 combined with ribulose 1,5-bisphosphate to form 3PG in the presence of Rubisco enzyme। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले शांति। केल्विन साइकिल किसने दी? मेल्विन केल्विन। केल्विन साइकिल में कितनी स्टेप है? 3 स्टेज में सीरीज क्या है? सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन, फिर रीजनरेशन। बोलो वापस, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। वापस बोलो, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज कार्बोक्सिलेशन? CO2 जो है कंबाइन होता है राइबोलोस 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ। ठीक है, ताकि वो 3 PGA बनाए। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो CO2 जो है कंबाइन मतलब ऐड हो रहा है, 8 को मैं प्लस से लिख दूं, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ओके, तो CO2 जो है कंबाइन हो रहा है राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ, और जैसे ये कंबाइन होगा अब बनेगा 3PGA। ओके, और यहाँ पे एक एंजाइम की प्रेजेंस होती है, वो एंजाइम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, मैं आपको अलग मार्कर से लिख के दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे दे भी रखा है आपको, वेट सेकंड में बताता ये रहा रूबिस्को एंजाइम। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, कहाँ गया मार्कर, इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। ओके, चलो, नाउ कार्बोक्सिलेशन हमें समझ में आ गया कि CO2
CO2 जो है कंबाइन होता है राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ ताकि 3 PGA बन जाए इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। नाउ नेक्स्ट रिडक्शन। ओके, सो व्हाट इज रिडक्शन? एनीवन? देखो रिडक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो देखो अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ। जो रिडक्शन वाली लाइन है इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जो है फॉर्म तो होंगे, पर कब? जब हमें एक्सपेंस करेंगे एटीपी का। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म तो होंगे पर कब होंगे? जब एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंस हो एटीपी का, एटीपी खर्च हो। ठीक है, तो रिडक्शन का ये मतलब है। नाउ नेक्स्ट थर्ड है रीजनरेशन। नाउ व्हाट इज रीजनरेशन? नाम से पता लग रहा है रीजनरेट होना, वापस उत्पन्न होना हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो द CO2 एक्सेप्टर राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट इज फॉर्म्ड अगेन। जो CO2 का एक्सेप्टर था कौन? राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, ये वापस बन जाता है, तो हम इसे बोलते हैं रीजनरेशन। तो हमने पढ़ी तीन स्टेप हमने किसमें पढ़ी? केल्विन साइकिल में, जिसको दिया था मेल्विन केल्विन। तो हमने 3 स्टेप पढ़ी। सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। ठीक है, सबसे पहले में अपन ने पढ़ा था, देखो मैं एक बार और बता देता हूँ, वेयर इज माय मार्कर। ठीक है, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में हमने पढ़ा था कि CO2 जो है वो कंबाइन हो रहा है इसके साथ राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ, 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ, और बना रहा है 3PGA। ओके, और यहाँ पे जो एंजाइम है, मैं आपको कलर चेंज करके पहले भी बताया था, वापस बताऊंगा क्योंकि आपको याद रखना हुआ एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। जो यहाँ पर एंजाइम है वो है रूबिस्को। ओके, तो CO2 राइबुलोस राइबुलोस बिस फॉस्फेट, ठीक है, या फिर आप बोल लो राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम और बनाता है 3PGA। ये तो हो गया कार्बोक्सिलेशन। और रिडक्शन में क्या है कि हाँ कार्बोहाइड्रेट बनेगा, एटीपी खर्च होगी। रीजनरेशन में क्या है कि ये जो राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट है ये वापस बन जाएगा। बड़ी इजी सी स्टेप है। देखो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा था कि CO2 जो है राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ कंबाइन हो रही थी और कंबाइन होकर बना रही थी 3PGA इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम। उसके बाद रिडक्शन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म होता है उसके लिए एटीपी चाहिए। तीसरा रीजनरेशन, जो हमने शुरू में कन्वर्ट किया था राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, वो वापस रीजनरेट हो गया, वापस से फॉर्म हो गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि पूछी जाती है, नीट में स्पेशली पूछी जाती है, और आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर आपने C3 प्लांट की इतनी बेइज्जती करी क्यों? क्योंकि आपने बोला था कि C3 प्लांट जो घटिया प्लांट है, तो ऐसा क्यों है, ये घटिया क्यों है बताओ। तो देखो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा, वेट अ सेकंड। हाइलाइटर, ओके। 6 टर्न चाहिए केल्विन साइकिल के और 18 एटीपी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 6 बार तो केल्विन साइकिल चलनी चाहिए और 18 एटीपी चाहिए सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। कितना महंगा काम है, अब बताओ, सिर्फ एक ग्लूकोज को बनाने के लिए। वेट पैन, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि से तो 6 बार तो केल्विन साइकिल, सीसी मतलब केल्विन साइकिल चलनी चाहिए, 18 एटीपी चाहिए, तब जाके एक मॉलिक्यूल बनेगा ग्लूकोज का। क्लियर है? तो ये काफी लंबी प्रोसेस है, और काफी लंबी प्रोसेस के बाद भी क्या बन रहा है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। 6 बार केल्विन साइकिल चलाओ, 18 एटीपी का यूज लो, और बनेगी क्या, सिर्फ एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने में हमें 6 बार केल्विन साइकिल, 18 एटीपी देनी पड़ रही है। तो C3 प्लांट तो सबसे घटिया प्लांट, थर्ड क्लास प्लांट। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है उसको स्टेजेस में दे रखी है, वैसे तो मैंने आपको सारी समझा दी। देखो जो राइबुलोस
1,5 बिसफोस्फेट। बिसफोस्फेट को मैं बीपी लिख रहा हूँ, बिसफोस्फेट। कोई ब्लड प्रेशर मत समझ लेना भाई, ये तो मेरा कम हो जाएगा अगर तुम इसे ब्लड प्रेशर लिख के आ जाओगे। तो राइबुलोस 1,5 जो बिसफोस्फेट है, अब वो कन्वर्ट हो रहा है 3 PGM इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रोबिस्को एंजाइम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट CO2 के साथ कंबाइन होके इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, बनेगा 3 PGM। मैंने आपको यही बोला था यहाँ पे कि कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, CO2 जो है कंबाइन होता है राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट के साथ और 3 PGA बनता है। तो यही सब यहाँ पे हो रहा है कि राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट के साथ कंबाइन होके CO2 ऐड होके इस प्रोसेस को हम कहेंगे कार्बोक्सिलेशन, बनेगा 3 PGA मतलब 3 फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेशन के बाद चलेगी सेकंड स्टेप, दैट इज रिडक्शन। ओके, तो ये रिडक्शन है। नाउ व्हाट इज रिडक्शन? एटीपी का यूज होगा, एटीपी खर्च होगी, और अगर एटीपी का यूज होता है ना, तो एटीपी खर्च होने से मेरा क्या मतलब क्या है कि एटीपी जो है एडीपी में बदलेगा। नाउ व्हाट इज एडीपी? डी का मतलब हो गया डाई और टी का मतलब था ट्राई, तो ट्राई से डाई बन चुकी है, इतना सा ध्यान रखना। तो यहाँ पे एटीपी खर्च हुआ। ठीक है, फिर बना ट्रायोस फोस्फेट। क्या बना बेटा? ट्रायोस फोस्फेट। अब आपको मैंने बोला था रीजनरेशन की स्टेप, रीजनरेशन में क्या होगा, वापस वही बन जाएगा। देखो साइकिल घूम फिर के इस तरह से जाके वापस वही बन रहा है राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, बड़ी इजी साइकिल है केल्विन साइकिल। राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट है, उसको CO2 के साथ जोड़ा, इस जोड़े को, इस प्रोसेस को, इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। जैसे ये जुड़ा इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को एंजाइम, हमने बनाया क्या 3 PGA। अब 3 PGA का रिडक्शन वगैरह हुआ, फिर ट्रायोस फोस्फेट बना, फिर वापस रीजनरेशन हुआ और राइबुलोस 1,5 बिसफोस्फेट बन गया। ये मैंने आपको थ्योरी बताई थी और ये मैंने आपको साइकिल भी बता दी। क्लियर है अभी तक सब? देख लो, देख लो एक बार, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब देखो लास्ट में है C4 पाथवे, सबसे सही, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पाथवे कौन सा? C4। चलो, बहुत तारीफ हो गई, अब पढ़ लेते हैं। C4 pathway. C4 plant have a special type of leaf anatomy that tolerate higher temperature. Okay. ये बोलना चाह रहा है कि जो लीफ होती है ना C4 प्लांट की, ये जो पत्तियां होती है C4 प्लांट की, इनके पास स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है। एनाटॉमी मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है स्पेशल टाइप का होता है। C4 प्लांट की जो लीफ होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत शानदार होता है। इतना शानदार होता है कि ये अच्छे अच्छे सनलाइट्स को झेल सकती है। ये सूरज दादा हैं जो जो अपनी लाइट्स दे रहे हैं, रे दे रहे हैं, अच्छे अच्छे टेम्परेचर को ये सह सकती है, झेल सकती है। ओके, इसलिए हम इसको बेस्ट बोल रहे हैं। और भी देखो, अभी और भी फायदे हैं इसके। इन दिस पाथवे ऑक्सलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो C4 में सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट और स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? OAA। क्या बोलोगे? OAA। ठीक है, तो C4 प्लांट में सबसे फर्स्ट और स्टेबल प्रोडक्ट बनता है OAA। क्लियर है? चलो, इन दिस पाथवे ऑक्सलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, और आगे देखो, इट इज 4 कार्बन एटम कंपाउंड। कितने कार्बन का एटम कंपाउंड है? 4 कार्बन एटम कंपाउंड, हेंस कॉल्ड C4 पाथवे। ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 4 कार्बन के एटम से मिलकर बना है, दैट्स व्हाई हम इसे कह रहे हैं C4 पाथवे। और ये किसने बताया था? हैच एंड स्लैक ने। तो हम इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? C4 प्लांट है स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, अच्छे से लीफ एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी बहुत शानदार होती है C4 प्लांट की लीफ की। तो ये हायर टेम्परेचर को भी सह लेते हैं। और इस पाथवे में ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, और ये 4 कंपाउंड का है, जिसलिए हम इसे बोल रहे हैं C4। और इसको बताया था हैच एंड स्लैक ने, दैट्स व्हाई मैं इसको बोल रहा हूँ हैच एंड स्लैक साइकिल। बोलो बच्चों, अभी तक सब क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं, देख लो एक बार। ओके,
द लीफ हैज टू टाइप ऑफ सेल, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। ओके, तो ये बोल रहा है कि C4 प्लांट में दो तरह की लीफ होगी, लीफ के पास दो तरह की सेल होगी, सॉरी, एक तो होगी मेसोफिल सेल और एक होगी बंडल शीथ सेल। तो हमने क्या बोला, C4 प्लांट की जो लीफ होती है उसकी एनाटॉमी बहुत शानदार होती है। C4 प्लांट की जो लीफ होती है उसमें दो तरह की सेल मिलती है, एक हो गई मेसोफिल, एक हो गई बंडल शीथ, एक हो गई मेसोफिल, एक हो गई बंडल शीथ। ठीक है, जो बंडल शीथ सेल है उसमें क्रांच एनाटॉमी देखने को मिलती है। क्रांच एनाटॉमी एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि क्रांच एनाटॉमी किस में देखने को मिलती है, C3, C4, C4, C4 में भी किस जगह, क्या वो आपको मेसोफिल सेल में देखने को मिलेगी या फिर आपको बंडल शीथ सेल में, तो बंडल शीथ सेल में देखने को मिलेगी। क्लियर है अभी तक? देखो, तो अभी हमने क्या देखा कि C4 में जो पहला और स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब हम क्या देखेंगे कि इनिशियली जो CO2 है वो टेकन अप बाय फॉस्फोइनोल पायरेट। जो CO2 है C4 में, C4 प्लांट में जो CO2 है वो सबसे पहले कौन लेगा, PEP लेगा। PEP का नाम है फॉस्फोइनोल पायरेट। ठीक है, और ये फॉस्फोइनोल पायरेट लीफ में मेसोफिल सेल में होती है। जैसे मान लो ये लीफ है तो यहाँ पर ये मेसोफिल सेल है और इस मेसोफिल सेल में आपको फॉस्फोइनोल पायरेट देखने को मिलता है जो कि CO2 को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, नाउ आगे देखिए, वापस पढ़िए इसको। इनिशियली CO2 is taken by phosphoenol pyruvate in mesophyll cell and changed into oxaloacetic acid in the presence of PEP carboxylase। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये मेरा मार्कर इधर उधर चल जाता है समझाने के टाइम। मिल गया। ओके, तो देखो, सबसे पहले CO2 को किसने लिया, CO2 को लिया पैप ने, फोस्फोइनोल पायरेट ने। फोस्फोइनोल पायरेट कहाँ है, मेसोफिल सेल में है। कहाँ पर है, मेसोफिल सेल में। क्लियर है, और जैसे ही CO2 को PEP ने लिया, फोस्फोइनोल पायरेट ने लिया, ये CO2 जो है अब कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। CO2 को एक्सेप्ट किया PEP ने और कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लो। CO2 को फोस्फोइनोल पायरेट ने लिया, इनिशियली जो CO2 है उसको फोस्फोइनोल पायरेट ने लिया। ये फोस्फोइनोल पायरेट मेसोफिल सेल में मिलता है और लेने के बाद ये कन्वर्ट कर देगा इसको ऑक्सैलो एसिडिक एसिड में। क्लियर है अभी तक सब? और कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है पेप कार्बोक्सिलेज। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखने वाली बातें हैं, भूलना नहीं है। CO2 को फॉस्फोइनोल पायरेट ने लिया और कन्वर्ट कर दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज। क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? अब जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, या आप बोल लो जो ऑक्सैलो एसीटेट बना, यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, ये OA लिखा हुआ है, ये रिड्यूस हुआ मैलेट में या फिर आप बोल लो एस्पार्टेट में, दैट रीच इनटू बंडल शीथ सेल। तो अभी तक सब काम मेसोफिल सेल में चल रहा था और जैसे मैलेट बना वो रिड्यूस हुआ किसमें, एस्पार्टेट में। ठीक है, और ये गया बंडल शीथ सेल में। क्लियर है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा C4 पाथवे, और C4 पाथवे पूछा जाता है। दूसरी बात, थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी कब आएगी, जब आप समझोगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप खुद ही लिख लोगे यहाँ CO2 is picked up by PEP and PEP present in mesophyll cell and it is converted into OA in the presence of PEP carboxylase। ये सब आप खुद ही लिख दोगे, एक बार समझ लो कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। The oxidation of malate aspartate occur with the release of O2 and formation of pyruvate। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैलेट वहां गया था, बंडल शीथ सेल में गया था, वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा पायरुवेट। एक बार और सुनो, नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊं क्या, खाली है? हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ कि मैलेट का ऑक्सीडेशन हो गया पायरुवेट। जो मैलेट बना था वो गया था बंडल शीथ सेल में,
और बंडल शीट सेल में जाने के बाद इसका हुआ ऑक्सीडेशन, मेलेट का हुआ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और क्या बनाया ऑक्सीडेशन होने के बाद? देखो यहाँ पे पायरुवेट, क्या बनाया बेटा? पायरुवेट, 3 कार्बन का। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपको याद रखनी है। देखो सुन लो, क्योंकि रिपीटेशन बढ़िया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप एक बार और सुन लो। CO2 को सबसे पहले लिया फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट का है मेसोफिल सेल में। अभी CO2 को किसने लिया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट का है मेसोफिल सेल में। अब इस फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने जब CO2 को ले रखा है तो इन द प्रेजेंस ऑफ PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में अब क्या होगा कि जैसे मान लो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है और इसने ये CO2 लिया हुआ है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, इसने ये CO2 लिया हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज आया, उसकी प्रेजेंस में ये जो है अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है रिड्यूस होके बनाता है मेलेट, और ये मेलेट चला जाता है बंडल शीथ सेल में। बाद में बंडल शीथ सेल में ऑक्सीजन आने के बाद उस मेलेट का ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखो मेलेट का ऑक्सीडेशन होता है और बन जाता है 3 कार्बन का पायरुवेट। क्लियर है अभी तक आपको सब? यही सब लिखना है आपको। ठीक है, ये थ्योरी और ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, C4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें, डायग्राम देखते हैं। देखो तो देखो इस डायग्राम को देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैच-इन-स्लैग पाथवे। अभी अभी मैंने आपको बोला था कि C4 को हम हैच-इन-स्लैग बोलते हैं। ठीक है, तो वही रिप्रेजेंटेशन है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। वेट अ सेकंड, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मार्कर ऑन कर लेता हूँ। देन अब देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये हैच-इन-स्लैग पाथवे का। हैच-इन-स्लैग पाथवे, हैच-इन-स्लैग पाथवे, इसको हम C4 पाथवे भी कहेंगे। ओके, नाउ देखिए कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए नीचे से देखिए आप, मेसोफिल से देखिए। एटमॉस्फेयर में CO2 है, ये CO2 जब मेसोफिल सेल के अंदर आई तो SCO3 माइनस में टूटी। ठीक है, यहाँ पे था फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट और एटमॉस्फेरिक CO2 जब अंदर आई तो SCO3 माइनस में टूटी। ये दोनों मिलके क्या करेंगे? फिक्सेशन करेंगे और बनाएंगे C4 एसिड। क्या बनाएंगे? C4 एसिड, जिसको आप बोल रहे थे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है C4 एसिड बंडल शीथ सेल में। अभी तक सारा काम का चल रहा था मेसोफिल सेल में, अब कहाँ चलेगा? बंडल शीथ सेल में। अब ट्रांसपोर्ट किससे होंगे? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, अब जैसे ये ट्रांसफर होगा एसिड C4 एसिड मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसका क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है? डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। कहीं भी आपको दिख जाए ना डी कार्बोक्सिलेशन, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आपको इतना बोलना है रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो जैसे ही C4 एसिड आया बंडल शीथ सेल में, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हुआ मतलब CO2 हट गई। देखो एरो निकाल के बाहर निकाल रखी। ठीक है, ये रही। अब ये बन गया C3 एसिड। ठीक है, क्या बना बेटा? C3 एसिड। और ये C3 एसिड वापस ट्रांसपोर्ट होगा कहां पर? मेसोफिल सेल में। इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट हो गया, फिर इसका रीजनरेशन हुआ और वापस PEP बन गया। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, एक बार और समझो। देखो मैं लिख लिख के बताता हूँ। CO2 अंदर आई, बनी SCO3 माइनस, साथ में जुड़ा फॉस्फोइनोल पायरुवेट, बन गया एसिड। कौन सा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। वहां पे सिर्फ C4 एसिड लिखा है। ये ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट किसकी मदद से हुआ? प्लाज्मोडेस्माटा की मदद। कहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ? ये आ गई है बंडल शीथ सेल। ये कौन सी थी अभी तक? ये थी आपकी मेसोफिल सेल। जैसे बंडल शीथ सेल में आई, यहाँ पर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आया, इसका हुआ डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकाल दी। जैसे CO2 निकाल ली, ये बना C3 एसिड। ओके, ये C3 एसिड वापस ट्रांसपोर्ट हुआ, किसकी मदद से हुआ? प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से वापस ट्रांसपोर्ट हुआ। कहाँ आ गया? ये वापस मेसोफिल सेल में आ गया। और ये C3 एसिड का हुआ रीजनरेशन।
और रीजनरेशन होके ये वापस कन्वर्ट हो गया फॉस्फोलिपिड। तो इस तरह से साइकिल चलती है। इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको देना है एचएन स्लैग पाथवे का, या फिर आप बोल लो C4 पाथवे का। थ्योरी तो लिखनी है, पर थ्योरी बाद में, पहले इस तरह से लिखोगा, फिर आप थ्योरी लिखोगे तो आपको बहुत मार्क्स मिलेंगे, भर भर के मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर थ्योरी पढ़ने नहीं बैठेगा आपकी ऐसे 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 ऐसे, कोई भी नहीं बैठेगा ऐसे चश्मा लगा के, ऐसे ऐसे कोई नहीं बैठेगा कि हाँ चलो बच्चे की कॉपी आई है, चलो ऐसे चश्मा लगा के कॉपी देखते हैं आराम से, ऐसे ऐसे कोई नहीं बैठने वाला बेटा। वो आपको क्या देखेगा, वो आपको सीधा देखेगा कि आपकी कॉपी अदर बच्चों से कैसे अलग है। क्या आपने डायग्राम बनाए, क्या आपने कोई डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया, क्या आपने कोई क्लासिफिकेशन किया, क्या आपने कुछ एरो बना बना के किया, मतलब हटके कॉपी होनी चाहिए अपनी। और हटके तभी बनती है जब आप क्लासिफिकेशन करो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो, ये आपकी राइटिंग है सुंदर। और वैसे ज्यादातर की राइटिंग सुंदर होती नहीं है, मेरी भी नहीं है, ठीक है। वैसे मैं पेन टैप पे लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत है, वरना मेरी राइटिंग इससे तो अच्छी है। चलो, क्लियर है अभी तक सब? ये साइकिल क्लियर है? समझ में आ गया आंसर कैसे लिखना है? ठीक है, देखो पाथवे। चलो चलो आगे चलते हैं। फोटो रेस्पायरेशन, ध्यान से सुनना है। फोटो रेस्पायरेशन किस चिड़िया का नाम है? द लाइट इंड्यूस रेस्पायरेशन इन ग्रीन प्लांट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। लाइट इंड्यूस रेस्पायरेशन, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? लाइट इंड्यूस रेस्पायरेशन। ओके, तो लाइट इंड्यूस रेस्पायरेशन in green plants called photorespiration. In C3 plant, some oxygen bind with rubisco and hence CO2 fixation is decreased. देखो C3 प्लांट इसलिए भी घटिया है, देखो ध्यान से सुनना क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन, कुछ मतलब सब, ओके, ऐसा नहीं है कि सारी ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को के साइड बाइंड हो जाती है, कुछ ऑक्सीजन रूबिस्को के साइड बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से CO2 फिक्सेशन जो है कम हो जाता है, क्योंकि रूबिस को फिक्सेशन नहीं कर पाता, फिर तो CO2 फिक्सेशन जो है कम हो जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो रूबिस्को को पकड़ रही है। अब रूबिस्को का काम है CO2 फिक्सेशन का, रूबिस्को होने ही नहीं दे रहा CO2 फिक्सेशन, क्योंकि रूबिस्को तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया ना, उसको जोड़ना तो CO2 के साथ था, पर रूबिस्को C3 प्लांट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, दैट्स व्हाई C3 जो है घटिया है। तो C3 के बहुत डिसएडवांटेज है, एक ये भी है कि ऑक्सीजन जो होती है ना C3 प्लांट में, वो रूबिस्को के साथ जुड़ जाती है, तो बेचारा CO2 अकेला रह जाता है, क्योंकि CO2 तो रूबिस्को से प्यार करता है ना भाई, और रूबिस्को उसके पास जा ही नहीं रहा, क्योंकि रूबिस्को को दिख गया ऑक्सीजन, तो CO2 फिक्सेशन कम हो गया। इस तरह से आपको बताना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस RUBP instead of being converted to a molecule of PGA bind with oxygen to form one molecule of PGA phosphoglycerate, और यहाँ पे अब 2 PGA बनेगा, वहां बढ़िया बन रहा था 3 PGA, ठीक है। तो ये है फोटो रेस्पायरेशन। What is photorespiration? The light induced respiration in green plants called photorespiration। चलो, ये लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये पूछा गया आपको, बिल्कुल पूछा गया है नीट में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया है। इफ a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is near to minimum value। बिल्कुल सही बात है कि ये कहना चाह रहा है कि कोई केमिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस है। अब ये केमिकल प्रोसेस कई चीजों से अफेक्ट हो रही है, लाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, टेम्परेचर से, वाटर से। जैसे मान लो ये मेरा ग्लास है, चश्मा है, ठीक है। अब मैं इसको फेंक दूं तो ये टूट जाएगा, मैं इसको हाथ से तोड़ूं तो ये टूट जाएगा, ठीक है। ये किसी कार के नीचे आ गया तो टूट जाएगा, किसी बच्चे को पहनने के लिए दे दिया तो वो भी तोड़ के देगा। तो डिफरेंट टाइप इसको खतरा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको प्रोटेक्ट करके बंद कर दूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे बोल रखा है कि कुछ फैक्टर है, जैसे मान लो केमिकल प्रोसेस हो रही है कुछ, अब वहां पे एक से ज्यादा फैक्टर से प्रॉब्लम है, जैसे केमिकल प्रोसेस हो रही है, इधर से इधर कुछ बन रहा है, ठीक है। अब वहां पे लाइट कैसी है, CO2 कितना है, टेम्परेचर कितना है, पानी का एनवायरमेंट है कि नहीं, तो हमें सब पता करना पड़ेगा, सब बैलेंस करना पड़ेगा। कोई भी केमिकल प्रोसेस, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें सारी चीजें मेंटेन रखनी पड़ती है,
ठीक है। अब इसको मेंटेन कैसे रखूंगा मैं, इसको इसमें रख दो तो मेंटेन हो जाएगा। वैसी सारी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है बेटा। तो कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है तो वहां पे अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तो उस केस में हम बोलेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर है, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था CO2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। टेम्परेचर, सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए था, लाइट हो गया, CO2 हो गया, पानी हो गया, और लाइट, CO2, टेम्परेचर, पानी, ओके, टेम्परेचर भी चाहिए। ये सारे फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे ही होना जरूरी है। अगर एक भी कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है। अब देखो एक तरफ लिखा हुआ है मैंने रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये जो बना रखा है ये लिखा हुआ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इधर है लाइट इंटेंसिटी। जितनी ज्यादा लाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी। ठीक है, लाइट बढ़ती जा रही है, देखो आप यहाँ पे देखना, लाइट बढ़ती जा रही है तो फोटोसिंथेसिस जो है बढ़ती जा रही है। रेड कलर से मैं बढ़ा रहा हूँ, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, पर एक लिमिट टाइम तक। ऐसा नहीं है कि अगर गर्मी पड़ती रही है तो प्लांट खाना बनाते ही रहेगा। एक लिमिटेड टाइम तक फोटोसिंथेसिस की रेट, स्पीड जो है बढ़ती जाएगी, पर उसके बाद वो है कांस्टेंट पे। इस तरह से कांस्टेंट आ जाएगी कि बस बहुत बढ़ गई। हाइट होती है, एक लिमिट तक बढ़ जाती है, फिर रुक जाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बढ़ती जाएगी 60-70 साल में भी हाइट बढ़ती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है कि भले सनलाइट है, ठीक है, तो भी एक लिमिट तक जो है फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर भी क्लियर हुआ होगा। तो ये मैंने आपको बताया लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, फोटो रेस्पिरेशन, ये आपका हैचेंस लाइक पाथवे, C4 पाथवे, काफी इंपॉर्टेंट, ये उसकी थ्योरी। ये C3 का, ये C3 की थ्योरी। ये आपका ATP सिंथेसिस बाय कीमोऑस्मोसिस, ये कीमोऑस्मोसिस का हाइपोथेसिस। ये लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर, लास्ट, ये आपका चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम सोच रहे हैं लाइव सेशन भी स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको और कोई लेक्चर देखने तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कहीं भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के क्वेश्चन सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।